चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करेंगे इस चैप्टर से जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको बनाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। तो इस साल यहाँ से जो वेटेज बनने वाले हैं इस चैप्टर से, वो किस तरह की वेटेज है पहले वो नोट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो एक क्वेश्चन रहने वाला है एक नंबर के लिए, इट मे बी MCQ, इट मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। और ये एक नंबर आपको देगा, ठीक। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं होता MCQ आएगा या नहीं आएगा। बहुत रेयर है कि इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएं। क्या समझे? बहुत रेयर चांस में इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पहले पूछे जा चुके हैं यहाँ से। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी कभी कभार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी। इसलिए आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन ये आएगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं है, संभावना नहीं है, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी गारंटीड नहीं रहता, ये एक 2 साल में बदल बदल के आता रहता है। जैसे इस साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, फिर अगले साल आ गया तो फिर अगले साल नहीं आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, समझे? तो 2 नंबर के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। वो भी हम 2-3 कैटेगरी हैं या 1-2 कैटेगरी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। समझ गए? यहां से जो एक क्लियर कट और सॉलिड क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा 4 नंबर का। कितने का? तो 4 नंबर तो फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्या बल्कि 2 हो सकता है, एक क्या बल्कि 2 हो सकता है ऑप्शंस में। इस चैप्टर के साथ ऑप्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा रहेगा? चैप्टर 2 के साथ ऑप्शन में क्या दिखेगा? चैप्टर 4 दिखेगा, या चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? तो कहीं ना कहीं आपको 2 क्वेश्चन नजर आएंगे 4 मार्क के यहां से, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन तो गारंटीड है कि रहेगा ही रहेगा। वो 2 क्वेश्चन संभावित रहते हैं, कभी आ गए कभी नहीं आए, ठीक। तो हम फिलहाल एक ही क्वेश्चन मान के चलेंगे 4 नंबर का। तो ये हमको 4 मार्क्स देंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 3। और टोटल मार्क कितना हो गया? 4, 2, 6 और 1 7। तो 7 नंबर कम से कम आपको यहां से मिलेगा। अगर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव नहीं भी आता है तो भी 6 नंबर आपको मिलेगा। समझ गए? और इन केस मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो एक ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और एक आपका 4 नंबर का सॉलिड रहेगा। 5 नंबर तो भी आपको मिलेगा। यानी ये नंबर फिक्स नहीं है ना, याद रखिएगा। कभी ये आ गया कभी नहीं आया, कभी वो आ गया कभी नहीं आया, तो भी आप मिनिमम से मिनिमम 5 नंबर मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन अकेला 4 नंबर आपको देके जाएगा। तो बड़े क्वेश्चनों में इसकी गिनती होती है। पहले जब हमारा ब्लूप्रिंट कुछ और था 2025 तक, तब तक यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे। कितने के? हाँ, 5 नंबर। अब इस साल से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। आगे बात समझ में? तो शुरू करें। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या बनाएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, चलो जी, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चैप्टर का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब किसी क्वेश्चन में 2-2 चीजें पूछी जानी होती हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल पूछना होता है, तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। समझ आया? 2 चीजें पूछी जाएंगी तो 2 चीजों का वैल्यू निकालने के लिए आप 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल x और y। समझ आया? 2 वेरिएबल मतलब 2 अननोन क्वांटिटी, 2 अननोन क्वांटिटी मतलब 2 वेरिएबल। और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन लगता है। तो यहां पर भी हम 2 इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या c उधर भी लिख सकते हैं इक्वल टू c, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये c उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। शर्त ये रहती है कि ये दोनों c या तो इक्वल किस तरफ होने चाहिए, या ये दोनों c इक्वल के उस तरफ होने चाहिए, ये शर्त होती है। ये 2 अलग अलग इक्वेशन हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम कैसे जानेंगे कौन सा इक्वेशन 1 कौन सा 2? तो इसमें जो कोफिशिएंट है इसको 1 कर देते हैं। 1 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। a1 b1 c1 और a2 b2 c2, दे आर कोफिशिएंट।
क्या है ये? कोएफिशिएंट। C1 C2 क्या है? कांस्टेंट है, बिना वेरिएबल के। समझ आई बात? आया? अब इस भाषा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस के 3 तरह के सॉल्यूशन आते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह। यानी आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद अगर एक वैल्यू आ गई x की और एक वैल्यू आ गई y की, सिंगल सिंगल, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो पहली तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। दूसरा होता है एक से ज्यादा सॉल्यूशन आना, मेनी सॉल्यूशन आना, या सॉल्यूशन ना निकलना। सॉल्यूशन नहीं निकलता तो क्या बोलते हैं? और अगर सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 3 तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं। याद आया? आया? आप इनको सॉल्व किए बिना भी जान सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा। उसके लिए जो कोफिशिएंट होते हैं इनको कंपेयर करना पड़ता है। आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको हल्का हल्का याद आएगा। ठीक है। हम इक्वेशन को सॉल्व किए बिना भी जान जाते हैं कि इसका आंसर कैसा आने वाला है। जब यूनिक सॉल्यूशन आना होता है तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो अगर मैंने a1 को a2 से डिवाइड किया, b1 को b2 से डिवाइड किया और दोनों का आंसर बराबर नहीं आया, दोनों का रेशियो एक जैसा नहीं आता है, तो हम जान जाते हैं कि सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, यूनिक। आप उसको किसी भी मेथड से बनाओ, इसका आंसर निकल के यूनिक आएगा। यानी एक वैल्यू निकलेगी x की, दूसरी वैल्यू निकलेगी y की। आया समझ में ये बात या नहीं आया? जोर से बोलो। आ गया? ठीक। इसी प्रकार से जब नो सॉल्यूशन निकलना होता है तो आप देखोगे इन नंबर्स का जब आप रेशियो निकालते हो तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाती है। इन दोनों का आंसर कैसा आता है? एक जैसा आता है। यानी आप a1 अपॉन a2 करो, यहां जो नंबर लिखे हैं डिवाइड करो, यहां जो नंबर लिखे हैं b1 अपॉन b2 डिवाइड करो, दोनों का आंसर सेम आ जाता है। सेम आ जाता है तो फिर हम तीसरी चीज को देखते हैं, c1 अपॉन c2 को। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू आप देखेंगे बराबर नहीं आती। अगर इन दोनों का आंसर बराबर है और c1 अपॉन c2 का रेशियो अलग आता है तो हम समझेंगे कि इस दिए हुए इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है? नो सॉल्यूशन। समझ आया कि नहीं आया? और मेनी सॉल्यूशन आना होता है तो ये भी बराबर हो जाता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों बराबर हो गए तो हम क्या समझेंगे? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिट। जितने चाहें आप उतने सॉल्यूशंस इसमें से निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया आपको या नहीं आया? आ गया? अच्छा, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपने पढ़ा है, ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में 4 नंबर के लिए। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। दोनों लाइन एक पॉइंट पर कटती हैं। जो भी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है वही x की और y की वैल्यू मानी जाती है, सिंगल वैल्यू, क्योंकि सिंगल कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन में। एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, दूसरे इक्वेशन का भी रिप्रेजेंटेशन होता है दूसरा स्ट्रेट लाइन। और दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं? आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सिंगल पॉइंट पर। तो कॉमन पॉइंट कैठो मिलता है? एक ठो। एक कॉमन पॉइंट, वही उस कॉमन पॉइंट का एड्रेस हमारा सॉल्यूशन माना जाएगा। आई बात समझ? जब नो सॉल्यूशन निकलना रहता है तो नो सॉल्यूशन के केस में दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में होना चाहिए, कोई भी नहीं है ऐसा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलना होता है तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन से ओवरराइट हो जाती है, ऐसे एक के ऊपर ही एक आ गई। तो इसमें कितने सारे कॉमन पॉइंट हो गए? जितने चाहे उतने ले लो। और कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो इसमें तो करोड़ों कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ऐसे पॉइंट जो दोनों लाइन में है। अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन से चढ़ गई तो उसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हो गए? बहुत सारे नहीं हो गए, वो बहुत सारे सॉल्यूशन माने जाएंगे। तो ये इनका ग्राफिकल नोटेशन होता है। यहां तक आप पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे ना? अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, जो आपको थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करके रखना, इस साल आ सकता है। दूसरा मेथड कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सबसे फेवरेट है। और तीसरा मेथड कौन सा होता है? एलिमिनेशन, जो इससे भी ज्यादा फेवरेट होना चाहिए। ठीक है। और ये हम क्लास लेक्चर के दौरान डिटेल के साथ कर चुके हैं। तो हम अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां भी मेथड भी डिस्कस कर लेंगे सॉल्व करते करते।
समझ में आया? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम इसके एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन आंसर में आएंगे हम तो फिर ये एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। हो गया यहां तक? ठीक जी, ठीक। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं परीक्षा बोर्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें लगभग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिसमें इक्का दुक्का आपसे पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस में इक्का दुक्का क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, और फिर इन द ब्लैंक्स में भी इक्का दुक्का ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45। ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले ही एक्सरसाइज होता है इक्वेशन बनाने के लिए, यानी सिचुएशन पढ़ो, इक्वेशन बना के दिखाओ, ये उसका क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45 रुपीज। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपीज है। कितनी वस्तुएं हैं? 2, कॉपी और पेंसिल, ठीक है, और उनका कीमत दिया हुआ है। इफ प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज x एंड 1 पेंसिल इज y, देन करेक्ट रिलेशन इज। अगर एक कॉपी की कीमत x रुपया हो और एक पेंसिल की कीमत y रुपया हो तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा? ठीक, फिर से सुनिए। एक कॉपी की कीमत कितनी बता दिया? x रुपया, और कितनी कॉपी लेने बोला है? एक कॉपी। ठीक, तो एक कॉपी लेने बोला है तो इक्वेशन क्या बन गया? कितना रुपया हो गया? उसने एक कॉपी की कीमत x रुपया बताया है, एक पेंसिल की कीमत y रुपया बताया है, और लेने कितना बोल रहा है? पहली लाइन में द प्राइस ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45 रुपीज। एक ही कॉपी ले रहा है ना, और एक कॉपी की कीमत कितनी है? x रुपया, तो x रुपया कॉपी की कीमत हो गई। एक पेंसिल की कीमत कितनी? y रुपया, और पेंसिल ले कितना रहा है? 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी हुई? 2y। दोनों को जोड़ने से टोटल पैसा कितना बन गया? 45। ये आपका इक्वेशन बन गया। बनाते बन जाएगा। मैच करिए, कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है? x प्लस 2y इक्वल टू 45, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ जू टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड स्वान बर्ड्स इज 180। किसी चिड़ियाघर में हम पैरों की गिनती कर रहे हैं। किसके पैरों की? डियर किसको बोलते हैं? हिरन को। और स्वान किसको बोलते हैं? पक्षी होता है। हिरन के कितने पैर होंगे? 4 पैर। एक हिरन के 4 पैर, और पक्षी के 2 पैर होता है। लेकिन हम सिर्फ पैर पैर जब गिनते हैं तो टोटल पैर कितने गिनते हैं? 180। ठीक, इफ डियर हैव x लेग्स एंड बर्ड्स हैव y लेग्स, देन करेक्ट रिलेशन इज। एक डियर के कितने पैर हैं? x, और एक पक्षी के कितने पैर हैं? y। आई बात समझ में? एक डियर के कितने पैर? x पैर, x पैर, उसने x लेने बोला है, x लेने बोला है, ठीक है। और एक पक्षी के कितने पैर हैं? y पैर। अब वो 2 और 4 नहीं गिनेंगे हम, उसने बोल दिया ना, इफ डियर हैव x लेग्स, यानी डियर के पास टोटल कितने पैर हैं? x पैर हैं। एंड बर्ड्स हैव y लेग्स, बर्ड्स के पास कितने पैर हैं? y। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है। इफ डियर हैव x लेग्स लिख दिया, जबकि उसको डियर की संख्या बतानी चाहिए कि x डियर है। ठीक, और बर्ड्स हैव y लेग्स लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको ये तो पता है कि एक डियर के कितने पैर होते हैं? 4। तो x डियर के कितने पैर होंगे? 4x। तो ये x एक्चुअल में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ डियर, और y क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ बर्ड्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, देखते हैं ना, समझ गए ना कहानी। तो एक हिरन के कितने पैर? 4 पैर। तो x तो डियर है, तो x डियर के कितने पैर हो जाएंगे? 4x। 4x पैर किसके हो गए? डियर के। एक चिड़िया के कितने पैर होंगे? 2 पैर, और y ठो चिड़िया है, तो y चिड़िया के क्या ठो पैर हुए? 2y, और दोनों का पैर मिला के कितना पैर गिना वो? 180। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? कहां पे? ऑप्शन नंबर ए। तो फिर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन में डियर हैव x लेग्स, ये बर्ड्स हैव y लेग्स नहीं बोलना चाहिए, समझे? क्या बोलना चाहिए? इफ नंबर ऑफ डियर्स आर x एंड नंबर ऑफ बर्ड्स आर y। ये डियर और बर्ड्स की संख्या होनी चाहिए x और y, पैर नहीं, क्योंकि उसके पैर तो हमको पहले से पता है, एक डियर के 4 पैर होते हैं। तो 10 तो डियर होंगे तो 40 पैर हो जाएगा, 4 इंटू 10। तो x डियर होंगे तो नंबर ऑफ पैर नहीं आ जाएगा 4 इंटू। x
ये वैसे निकाले, ठीक। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 अच्छे से नहीं छपा है। 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर, एक ट्राइंगल के 3 एंगल है, देखो एक है x डिग्री, दूसरा है x प्लस 40 डिग्री और तीसरा है x प्लस 20 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी? ये 3 ट्राइंगल बता दिया ट्राइंगल का। हमको पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर मैं इन तीनों एंगलों को जोड़ दूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 180। तो क्या इसमें से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? x एक अननोन क्वांटिटी है, अननोन वेरिएबल है, आंसर निकल जाएगा। व्हाट इज x प्लस x प्लस x? व्हाट इज 40 प्लस 20? 60 इक्वल टू 180। सो व्हाट इज 3x इक्वल टू 180 minus 60? What is x equal to? This is how much? 120 upon 3 and this is 40. x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। क्या कोई ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ठीक, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, देयर आर 15 मैना एंड कुकू सीटेड ऑन अ ट्री। 15 पक्षी हैं टोटल, मैना भी है, कुकू मिला के कितने पक्षी हैं? 15, और सब पेड़ के ऊपर बैठे हैं। इफ नंबर ऑफ मैना आर x एंड नंबर ऑफ कुकूस आर y, मान लो टोटल मैना कैठो हैं x ठो और टोटल कुकूस कैठो हैं y ठो, देन करेक्ट रिलेशन इज दोनों मिला के 15 है। नंबर ऑफ मैना x हो गया, नंबर ऑफ कुकू y हो गया, और दोनों मिला के कितने हो गए? 15। ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ मैना नंबर ऑफ कुकू मिला के 15। मैच हो गया? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 बोलता है, इफ ग्राफ ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। देखो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, वो ऐसे एक दूसरे को काटता है एक सिंगल पॉइंट पर, जिसका एड्रेस कितना है? 3,7। दिस इज x, y। एक पॉइंट पर काटता है जिसका कोऑर्डिनेशन कितना है? 3,7। देन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम विल बी, यही तो सॉल्यूशन होता है। x की वैल्यू क्या होती है? 3, y की वैल्यू क्या होती है? 7। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल वैल्यू, सिंगल पॉइंट। अभी तो बताया कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट का जो एड्रेस होता है वही सॉल्यूशन माना जाता है। x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। कोई ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if system of linear equation represents two intersecting lines then solution है, वही यही क्वेश्चन है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसे दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसका क्या मतलब है? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला सवाल है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 15x प्लस 9y इक्वल टू 15 हैव। ये एक इक्वेशन का जोड़ा दिया हुआ है, पेयर ऑफ इक्वेशन, और आपसे पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए भी क्या बताया मैंने, जब दो इक्वेशन दिया जाता है और हमसे उसका नेचर पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कैसा आएगा, तो उसका फैसला किससे होता है? कोएफिशिएंट से। उसको कंपेयर करते हैं, रेशियो में लिखते हैं। तो जरा रेशियो लिखिए कोएफिशिएंट का। इसका कोएफिशिएंट कितना है? A1 5, A2 कितना है? 15, फिर B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 9, फिर C1 कितना है? 12, C2 कितना है? 15। देखो काट पीट के, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 आया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आया, 4 3 4 जा 3, 5 जा, ये कितना आया? 4/5। तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर नहीं आए। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं आया। तो ये किसका निशानी है? नो सॉल्यूशन का। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। कोई ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपसे जब ये बनेगा तब, इसको याद रखोगे तब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, और आएंगे जब क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के, यानी कोफिशिएंट को कंपेयर करके नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पूछने का ही क्वेश्चन आता है यहां से। इसमें आप देखेंगे आगे प्रीवियस ईयर में यही सब पूछा गया है। ठीक है, इसलिए अभी जो हमने बोर्ड में लिखा 3 चीजें, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हो गया जी?
मिटाऊं इसको? देखो 8वें क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन, किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही शर्त होती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे दिया, द वैल्यू ऑफ k शुड नॉट बी इक्वल टू, k किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो हमको पता है क्या लिखना है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या मालूम है हमको? a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन में यही शर्त होती है। यहां से आप रख लो a1 अपॉन a2, व्हाट इज a1? 1, व्हाट इज a2? ठीक 3, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू, व्हाट इज b1? माइनस के साइन के साथ ना, व्हाट इज b2? k की वैल्यू निकालो, ये 2 भेज दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने, दिस इज 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू माइनस के, माइनस भी इधर भेज दो, तो k नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, k किसके बराबर नहीं होना चाहिए? माइनस 2 अपॉन 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए इसके अलावा। तो कोई ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन कहता है फॉर 15x माइनस 3y इक्वल टू 14 एंड 60x माइनस 12y इक्वल टू 56। देख गया दो इक्वेशन। द करेक्ट रिलेशन इन कोफिशिएंट इज, इनके कोफिशिएंट का करेक्ट रिलेशन क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो डिवाइड कर करके लिखा है कोफिशिएंट को, हम भी इनके कोफिशिएंट को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या बनता है। a1 अपॉन a2 करो 15 अपॉन 60, b1 अपॉन b2 करो माइनस 3 अपॉन माइनस 12, c1 अपॉन c2 करो 14 अपॉन 56। चेक करो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ये कितना बना? 1 अपॉन 4। ये देखो माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये भी कितना बन गया? 1 अपॉन 4। यहां पे काटो, 14 4 जा होता है, 4 4 जा 16, हाँ, और ये भी क्या हो गया? 1/4, दिस इज अगेन 1/4। तीनों क्या हो गए? बराबर। ये क्या निकाले थे अपन? a1 अपॉन a2, ये क्या निकला? b1 अपॉन b2, ये क्या निकला? c1 अपॉन c2। वैसे मैच हो जाएगा आपके ऑप्शन से। ठीक, तीनों बराबर आ गए। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 14 है। इन विच स्मॉलर नंबर इज 50। दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस है 14, जिसमें दो नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलर नंबर 50। देन द बिगर नंबर इज, बड़ा नंबर कौन सा होगा? देखो ऐसे बना लो, ये दो नंबर हुए, दो नंबर हुए, दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? कितना है? 14। दो नंबर का अंतर, अंतर इसे निकालते हैं। हमेशा माइनस कैसे करते हैं? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करते हो तब आपको डिफरेंस मिलता है। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर की हो गए, आंसर आया होगा 14 डिफरेंस। अब आपको क्वेश्चन ने बोला है कि छोटा नंबर कितना है? छोटा नंबर 50 है, तो आपसे पूछा है ये बड़ा नंबर बताओ। तो बड़ा नंबर निकालने के लिए इसको उधर भेज दो, समझ आया? तो ये जब माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50। कितना हो गया ये आपका आ गया बिग नंबर। आ गया समझ? बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 64। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पहले भी आ चुका है 2023 सेट ए में। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पहले से मालूम है ना, अभी हम डिस्कस कर चुके। व्हाट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल। यही होता है ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। मालूम है नहीं मालूम है? तो ये पूछ लिया 2023 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट वर्जन। ठीक हो गया? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। रिपीटेड क्वेश्चन है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? इसको, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट पर काट रहे हैं दो लाइन एक दूसरे को। देन सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन होता है इसका? यूनिक। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन। इफ वन वेरिएबल x इज ट्वाइस द अनदर वेरिएबल y। ऐसे लिखो, देखना ना, x और y ऐसे लिख दिए, ध्यान से समझना। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इफ वन वेरिएबल x इज ट्वाइस द अनदर वेरिएबल y, क्वेश्चन ही बोलता है कि एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x जो वेरिएबल है ये y से क्या है? डबल, ट्वाइस। इफ वन वेरिएबल x इज ट्वाइस द अनदर वेरिएबल y, x जो है वो दूसरे वेरिएबल y से क्या है? ट्वाइस, यानी क्या होता है? डबल, दो गुना। तो x जो है y से क्या है? दो गुना है। इस इक्वेशन फॉर्म, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। ये दोनों लिखे अपन ऐसे, क्वेश्चन ने क्या बोला है? x क्या है? y से दो गुना है। तो अगर मैं y को भी दो गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? समझ में आया? अच्छे से समझो, यही तरीका है इक्वेशन बनाने का, आगे इसको सॉल्व करने का, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। ठीक, मैंने क्या किया, दोनों को कैसे लिखा? x और y दो वेरिएबल लिखा। अब मैं क्वेश्चन को सुन रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन वेरिएबल x इज ट्वाइस द अनदर वेरिएबल y। एक वेरिएबल x जो है वो y से क्या है? दो गुना है। x दो गुना है, x। तो अगर मैं y को भी दो गुना कर देता हूं तो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। बन गया इक्वेशन। इसको इधर बुला लो, जब 2y इधर प्लस में इधर आएगा तो, और उधर क्या बचेगा? ये आपका इक्वेशन बन गया। क्या ये किसी से मैच करता है? किससे? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी सही होना चाहिए। समझ गए? चलो जी, लास्ट के दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। The necessary condition for the system of equation to have no solution is। no solution का क्या वो होता है फॉर्मेट? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर होते हैं, और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता, नहीं होता ना नो सॉल्यूशन के लिए। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये किसी से मैच करता है? ऑप्शन नंबर बी, बी है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या शर्त होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है मेनी सॉल्यूशन के लिए, मेनी सॉल्यूशन। और ये किसके लिए होता है? नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन। ये किसी से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। हो गया 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आते भी हैं परीक्षा में। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द लीनियर पेयर हैज खाली स्थान सॉल्यूशन। लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कौन से सॉल्यूशन को दर्शाती हैं? यूनिक सॉल्यूशन। नहीं समझे? ये डिस्कस कर चुके ना अभी, ऑब्जेक्टिव में भी आ गया दो बार। तो जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, द लाइन रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर दो लाइन जो दो इक्वेशन को दर्शाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए एक पॉइंट पर, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? यूनिक। ठीक, तो खाली स्थान में यूनिक आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो लाइनें हैं, दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइनें, आर को इंसिडेंट देन इट हैज, को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आ गई लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन को इंसाइड हो गई, एक के ऊपर एक आ गई, तो क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन, या इन्फिनिट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन, या दोनों लिख सकते हैं, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अगर दो इक्वेशन है
और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन आ गया, कुछ नहीं आया एक्स की वैल्यू, देन लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन ही पूछ लिया तो इसको तो सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन ना पूछ लिया, दो इक्वेशन दे दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा क्या दिया है 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं आते क्योंकि लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स में देने लायक नहीं है। वैसे आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे मान लो मुझे x को डिलीट करना है तो x को डिलीट करने के नंबर सेम होने चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो देखो ये क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, ये क्या बन गया 3 3 जा 9 और ये क्या बन गया 3 5 जा 15। ये दोनों इक्वेशन सेम है, देखना ध्यान से ना, दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, हो गए या गोली मारो, देखो 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 देखो, बिना सॉल्व करे भी हम आंसर बता सकते हैं, बता सकते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा इसको देखो तो सॉल्यूशन कैसा आता है। This upon this, this upon this and this upon this, this is 1 by 3, this is again 1 by 3, this is again 1 by 3, ये दोनों तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर यानी मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन में x की कोई वैल्यू नहीं आती, समझ आया। तो आप आंसर क्या लिखेंगे मेनी सॉल्यूशन, समझ आया, ये नो वैल्यू ऑफ x, समझ गए क्या लिखना है, आंसर में लिख देंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सॉल्व करने नहीं बैठना है, ये आंसर लिख के छोड़ देना है। आई बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इन ए पर्स देयर आर 50 पैसा कॉइन, एक पर्स में 50 पैसे का सिक्का है। इफ इन टोटल देयर आर 30 रुपीज, और उस पर्स में टोटल 30 रुपया है, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स आर, 50 पैसे का सिक्का है और 30 रुपया टोटल उसकी वैल्यू है। दो ठो सिक्के मिलते हैं 50 पैसे का तो 1 रुपया बनता है, तो कै ठो सिक्के मिले होंगे तो 30 रुपया बना होगा, 60 पैसा है ना, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया 60। दे लोगे आंसर कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक। छठवां क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल आर ऑफ द एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो 90 डिग्री और एक एंगल बोलता है 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल को क्या बोल दिया 60 है। देन द अनदर एक्यूट एंगल इज, भाई ये तीनों मिला के 180 होते हैं, राइट एंगल में एक वैसे 90 डिग्री होता है, एक 60 बता दिया, तो 90 और 60 150, 180 पूरा होने में कितना बचा, तो आंसर क्या हो गया आपका 30 डिग्री। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन सातवां, और यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, 7th क्वेश्चन कई बार आया है, 2024 में आया था। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया देखना ना, 7x माइनस 4y इक्वल टू p, और x y की वैल्यू क्या बताया है, x की जगह रखना है 2, y की जगह क्या रखना है 3, तो बताओ p की क्या वैल्यू आएगी, रख के सॉल्व कर लो तुरंत, 7 दूनी 14 और 4 तिहाई 12 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2, दिस इज द आंसर, खाली स्थान में 2 आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, देखो 7x माइनस 4, यही सेम इक्वेशन है, 7x माइनस 4y इक्वल टू p, और x की वैल्यू क्या लेने बोला है 3 और y की वैल्यू क्या लेने बोला है 3, तो p की वैल्यू बताओ, 7 3 जा 21 और दिस इज 12 इक्वल टू p, माइनस कर दो, 11 में से 2 गया 9 हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, बना लेंगे, बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी सेम इक्वेशन दिया है, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p, लेकिन x की वैल्यू लेने के लिए बोला है 2 और y की वैल्यू लेने के लिए बोला है 4,
बताओ p की वैल्यू 7 2 जा 14 एंड 4 4 जा 16 इज इक्वल टू p। कितना हो गया? -2। खाली स्थान में -2 लिख देंगे आप, बना लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन। ठीक, 10वां क्वेश्चन, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइन कटती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर या इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कुछ भी लिख सकते हैं। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी चलो 11वां क्वेश्चन, लास्ट। ठीक, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देन द लाइन्स आर कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। ठीक, कोइंसिडेंट लिख सकते हैं। ठीक, ओवरलैप भी लिख सकते हैं, ओवरलैपिंग आपकी मर्जी। ठीक, जो लिखना आप लिख सकते हैं। हो गया, तो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स इसके बना लिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में। इसके ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए हैं, है ना। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन हार्डली आते हैं, बहुत कम, तो खाली एक ही पैटर्न है जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, गुड इनफ है। ठीक, फिर रह गया सवाल 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, वो आएंगे बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही पैराग्राफ वाले क्वेश्चन का चैप्टर है। समझ आया? वही क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आएंगे और सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। समझ आई बात? उनकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। पहले 2 नंबर को टारगेट करते हैं। 2 नंबर के लिए एक पैटर्न है, ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और ये दे दिया आपको इक्वेशन, और आपसे पूछ रहा है के की किस वैल्यू के लिए। ये के कोई नंबर होता ना यहाँ पर, तो कोई नंबर लिखने के बजाय उसने के लिख दिया। ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो के की जगह ऐसा कौन सा नंबर लिख दिया जाए कि अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका आंसर कैसा आ जाए? यूनिक। तो के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप गिवन में ये लिख लेना, इक्वेशन लिख लोगे ना, मैं इसी को गिवन मान ले रहा हूं। ठीक, लिख लेंगे। चलो मैं भी लिख देता हूं गिवन। क्या लिखना है? kx - 5y = 2, 6x + 2y = 7। उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ a1x + b1y = c1, a2x b2y = c2। बताओ, दिए हुए इक्वेशन को जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लोगे। यहां से बताओगे क्या क्या आएगा। a1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? k दिख रहा है। b1 की वैल्यू साइन के साथ लेना -5, c1 की वैल्यू 2। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू 6 हो गया, b2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 7। और हमसे बोला है कि K की वैल्यू बताओ कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमको आता है। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें आप रख दीजिए वैल्यूज जो भी आपने इनकी वैल्यूज निकाली है। a1 की जगह क्या लिख देंगे? k, a2 की जगह 6, दिस इज नॉट इक्वल टू b1 की जगह -5 और b2 की जगह 2। 6 को भी उसी तरफ भेज दीजिए। k नॉट इक्वल टू -5 × 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 6 इधर डिवाइड में उधर जाके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाइंग में। ठीक, 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 जा 5 3 जा कितना हो गया? 15। तो k नॉट इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, है ना, 2 तो काट दिया हमने, तो दिस इज -15। ये इसका आंसर आया कि k की वैल्यू -15 नहीं होनी चाहिए। -15 के अलावा k कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है नॉट इक्वल का?
कि k की वैल्यू ये बस नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या हो सकती है, इसके अलावा सब कुछ हो सकती है। समझ आया? तो k की हर वैल्यू के लिए ये कैसा आंसर देगा, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ किसको छोड़ के, -50। अब आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे उसको देखिए। सिंस ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इज इक्वल टू -15। ये समझ में आ रहा है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल टू -15, यानी k इक्वल टू -15 बस को छोड़ के बाकी हर वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये समझ में आया? ये स्टेटमेंट आया समझ में आपको? क्या मतलब है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, k की हर वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन हमेशा कैसा आएगा, यूनिक। लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट k इक्वल टू -15 का मतलब -15 को छोड़ के बाकी हर वैल्यू के लिए आंसर कैसा आएगा, यूनिक। समझ गए? ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न पर। इक्वेशन हमने चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेम है, यहां भी चेंज कर दी। अब आप गिवन इक्वेशन से कंपेयर करिए इसको, स्टैंडर्ड इक्वेशन को। ठीक, तो a1 की वैल्यू क्या दिख रही है यहां पर आपको, 1। ठीक, मुझे बताते जाएंगे a1 b1 c1 की वैल्यू। a1 इज 1, b1 इज -k एंड c1 इज 2। a2 की वैल्यू हो गई 3 और b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -5। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज दिस। चलो यहां पर चेंज कर लेते हैं। a1 इज 1, a2 इज 3, b1 इज -k एंड b2 इज 2। इस 2 को भी यहीं भेज दो। दिस इज 2/3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -k। इस माइनस साइन को भी इसी तरफ भेजिए। जब आप माइनस साइन को इधर भेजेंगे, k इक्वल टू दिस माइनस साइन कम्स हियर 2/3, k नॉट इक्वल टू -2/3। यानी k की वैल्यू सिर्फ -2/3 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, हर वैल्यू के लिए इसका आंसर कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल टू -2/3, इसको बस छोड़ के बाकी हर वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आंसर यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक हो गया, बन जाएगा। 2 क्वेश्चन काफी हैं इस पैटर्न के लिए। पैटर्न समझ गए? आपको पैटर्न समझना, ये बदल के भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा पक्का। अब आते हैं अपन 4 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ, जो ज्यादा सरदर्द है हमारे लिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। कितने के लिए? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले 5 नंबर के सवाल यहां से बनते थे बड़े बड़े, अब उससे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर के लिए। तो खाली हम 3-4 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करेंगे इस चैप्टर में, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझ आई बात? उसमें से एक ही है पहला क्वेश्चन, सबसे आसान। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 1200 रुपया। 3 ठो चेयर 2 ठो टेबल की कीमत कितनी है, 1200। एंड दूसरा पिक्चर, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 3 टेबल, 2 चेयर और 3 टेबल की कीमत कितनी है, 1550। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। ये है क्वेश्चन वाली लाइन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन वाली लाइन को खोजो कि सवाल क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक चेयर और एक टेबल की कीमत। आप मान लीजिए एक चेयर की टेबल है, एक चेयर की कीमत है x रुपया और एक टेबल की कीमत है y रुपया। 2 अननोन चीजें हैं, 2 वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। चलिए कैसे स्टार्ट करना है, देखिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड, या अलग अलग मान लो, अलग अलग मान ले, है ना। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी x रुपया एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल y रुपया। एक चेयर की कीमत x रुपया, एक टेबल की कीमत y रुपया। तो अगर एक चेयर x रुपया का आता है तो बताओ 3 चेयर कितने रुपया का आएगा, 3x रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनाना है, क्योंकि जितने अननोन क्वांटिटी होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशन लगते हैं।
तो दो अननोन क्वांटिटी एक्स और वाई, तो सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन। पहला केस देखो, एक चेयर एक्स रुपया का तो 3 चेयर 3x रुपया, एक चेयर y रुपया का, एक टेबल y रुपया का तो 2 टेबल 2y रुपया, दोनों मिला के टोटल कितना कीमत बनता है 1200 रुपया। ये देखो, ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे केस में देखो, कितने चेयर लिए, 2 चेयर, एक चेयर x रुपया का तो 2 चेयर 2x रुपया, एक टेबल y रुपया का तो 3 टेबल 3y रुपया, दोनों मिला के कितना रुपया बनता है 1550 रुपया। ये दो इक्वेशन बन गए। हमारे पास 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल से तो हम जाना पसंद नहीं करेंगे, किससे जाना पसंद करेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए जरूरी है कि जिस वेरिएबल को डिलीट करना है उसके सामने का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो पहले बताओ, x को डिलीट करना है कि y को, x डिलीट करना है तो x के सामने का 3 और यहाँ का 2 दोनों सेम नंबर होने चाहिए। इन दोनों नंबरों को सेम बनाओ। अभी ये सेम नहीं है। सेम बनाने का तरीका, टेक द एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। 6 बनाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई। लेकिन ये अकेला नहीं है, पूरा इक्वेशन है ये, तो सारे नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? तो देखिए, टू एलिमिनेट x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, बताओ पहले इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 6 बन जाए, 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को 3 से ना, ठीक। उसके बाद ऐड कर देती है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपकी मर्जी, ठीक, एंड सब्ट्रैक्ट और घटा देते हैं। चलो जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे पहले इक्वेशन को 2 से करना है मल्टीप्लाई। 2 से करने पे कितना हो गया, ये 6x, इसको 2 से करें 4y, इसको 2 से करिए 2400, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन को 3 से करना है, ये भी कितना हो गया 6, इसको 3 से करो 9y, इसको 3 से करो, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। हो गया, हो गया। अब घटा देते हैं, घटाने में सबका साइन चेंज होता है। आया समझ? 6x प्लस में 6x माइनस में कैंसिल, 4y प्लस में 9y माइनस में प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा घटा दो, 9y में 4y गया 5y, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले का, 9y का साइन अब नेगेटिव हो चुका है, माइनस साइन आ गया। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर से छोटे नंबर घटाओ, इसमें से इसको नहीं घटाना, ये बड़ा है, बड़े नंबर से छोटे घटाओ। देखो मैं कैसे घटा रहा हूं, 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 6 में से 4 गया, 4 में से 2 गया 2, साइन ये बड़ा था, इसका साइन लग गया, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया। y निकालना है तो दिस इज 2250, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ गया। अब आप इसको डिलीट करिए, काटिए, 5 4 जा 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, खत्म, ये 0 लग गया। 450, y की वैल्यू 450 आ गई, ठीक है। कितना आ गया y का वैल्यू? हाँ, y की वैल्यू हमको मिल गई 450 रुपीस है ना ये। ओके, x निकालते हैं पहले। x निकालने के लिए कोई सा भी एक इक्वेशन चूज कर लो। मैं पहले इक्वेशन पे आ जाता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x plus 2y is equal to 1200। 3x plus 2 टाइम y की वैल्यू डाल दिए 450 इक्वल टू 1200। 3x प्लस 450 इंटू 2 करेंगे 900 बनेगा। 900 को उधर भेज दीजिए माइनस में, $1200 में से 900 गया, 300 और 3 डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ गया x का वैल्यू? 100। x और y हमने क्या माना था? एक चेयर और एक टेबल की कीमत, वही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आंसर कैसे लिखना है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज
x माने थे ना, x की वैल्यू कितनी हो गई 100, और कॉस्ट ऑफ वन टेबल इस टेबल की कीमत कितनी आई 450। ये आंसर हो गया। ठीक है, चेक करके भी देख सकते हो। देखो x की वैल्यू कितनी है 100 ना, देखना 100 इंटू 3 300, 300, 450 इंटू 2 900, 900 प्लस 300 आ गया, बैलेंस हो गया। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन हुआ अपने आप में। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए पर्सन हैव सम पिजन एंड सम काउस। एक आदमी के पास कुछ कबूतर है और कुछ गाय है, कुछ नंबर नहीं पता। हुज टोटल नंबर ऑफ आईज आर 120। अगर हम पिजन और काउ सबकी आंखें गिनते हैं तो टोटल आंखें कितनी होती हैं 120। एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 180। और सिर्फ पैर पैर काउंट करते हैं तो पैर कितने होते हैं 180 पैर होते हैं पिजन और काउ के मिला के। फाइंड ए पर्सन हैज हाउ मेनी पिजन एंड काउस। बताओ एक आदमी के पास कितनी चिड़िया है और कितने गाय हैं। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन वाली लाइन हो गई, कितने पिजन कितने काउस। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ पिजन नंबर ऑफ काउ को। कुछ क्वेश्चन वाली लाइन को ढूंढना है आपको, जो सवाल में पूछता है वही तो गायब रहता है, उसी को कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। समझ आ रहा है? शुरू करें। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पिजन, पहले मान लेते हैं ना, नंबर ऑफ पिजन, पिजन यानी कबूतर, बी एक्स एंड नंबर ऑफ काउस बी वाई। कितनी चिड़िया मान लिए एक्स कबूतर और गाय कितनी है वाई। अब बताओ एक कबूतर की कितनी आंख होती है और एक गाय की कितनी आंख होती है, तो उसने टोटल आंख कितना काउंट किया है 120। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले इक्वेशन बनाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक। बताओ एक कबूतर के कितनी आंख 2। हमारे पास कैठो कबूतर है, तो एक कबूतर के 2 आंख, तो एक्स कबूतर की कितनी आंखें 2x। एक कबूतर के x आंख तो 4 कबूतर के 4 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? इस तरह से एक कबूतर की 2 आंखें हैं तो x कबूतर के 2 इंटू एक्स हो गया। एक गाय के 2 आंखें होती हैं तो y ठो गाय है, y गाय की कितनी आंखें हो जाएंगी 2y इज इक्वल टू दोनों मिला के कितनी आंखें 120। समझ में आया? देखो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा ना, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, सबको 2 से डिवाइड करो। ये हो गया 1x, ये हो गया 1y, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आया समझ? छोटा हो गया, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड, छोटा हो गया। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? जब एक इक्वेशन के सारे नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, कर दो डिवाइड, छोटा हो जाएगा। तो ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी होता था, ये भी होता था। 2 1 जा 2 1 आ गया, 2 1 जा 2 1 आ गया, 2 60 जा 120 60 आ गया। ठीक है, दूसरे सिचुएशन पर आते हैं। नंबर ऑफ लेग्स कितना बताया गया 180। तो एक कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर। तो बताओ x तो कबूतर के कितने पैर होंगे, तो ये पैर की गिनती हो गई 2x। एक गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो गाय का है y, तो एक गाय के 4 पैर, तो y गाय के कितने पैर 4y पैर, 4y, और दोनों के पैर मिला करके टोटल पैर कितने हैं 180। क्या ये भी 2 से डिवाइड होते हैं? तो इसको कर लो 1, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2y, इसको 2 से डिवाइड करोगे 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हम डिलीट हो जाएंगे, कौन सा? दोनों इक्वेशन में एक साथ लिख रहा हूं। दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। समझ में आया? माइनस कर दें, सबके साइन चेंज कर दो माइनस करने के लिए। ये डिलीट हो गया x आपका, प्लस माइनस माइनस, 2y में 1y गया, 1y साइन नेगेटिव का, क्योंकि 2y का साइन बड़ा है, यानी 2y बड़ा है, उस पर साइन माइनस है। ठीक, व्हाट इज प्लस माइनस? माइनस बड़े से छोटे घटा दो, 90 में 60 गया, 30 साइन बड़े वाले का, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 30। समझे? समझ में आ रहा है? x की वैल्यू निकालने के लिए किसी इक्वेशन में रख दो, मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस y इज इक्वल टू 60। x प्लस y की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू 60।
x इज इक्वल टू 60 माइनस 30, x इज इक्वल टू 30, ठीक है, x इज इक्वल टू 30। अब x किसको माने थे आप? हाँ, नंबर ऑफ पिजन। तो आदमी के पास कितने पिजन हो गए देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ पिजन कितने हो गए? 30। और नंबर ऑफ काउस कितने हो गए? y माने थे, y का आंसर कितना है? 30। तो काउ भी कैटो हो गई उसके पास 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कर लेंगे। ठीक, बनाइए, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, तीसरा है, चौथा है ये, चौथा, हाँ ठीक, 4 नंबर वाला ये तीसरा हो गया है ना, तीसरा है ना 4 नंबर का। ठीक, चलो, 7 टाइम्स से 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, 13 ही है टेक्स्ट बुक में, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13 टेक्स्ट बुक में। बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत ब्रांडेड। मिला? ढूंढ ही नहीं रहे हो, ढूंढो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर देखो कौन सा है, 13 है कि 10 है और कुछ है? 13 ना, एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस में रखना आपको हर हाल में। क्वेश्चन है 7 टाइम्स से 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको 7 गुना कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिजिट के नंबर को 7 से मल्टीप्लाई। इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स से 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये तो 2 डिजिट का नंबर था, इसको रिवर्स कर दिए और इसको 4 गुना कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये किसके बराबर हो गया? जो 2 डिजिट का नंबर है उसको 7 टाइम करने से ये किसके बराबर होता है? अगर 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 3। दोनों डिजिट का सम कितना है? डिजिट मतलब 2 डिजिट के नंबर में एक 1s डिजिट होगा, एक 10s डिजिट होगा, तो दोनों डिजिट को जोड़ोगे तो 3 आएगा। आपसे दोनों डिजिट पूछ रहा है, समझ आया? तो देखिए, सबसे पहले इसको तो डिटेल से कर चुके हैं ऑलरेडी अपन क्लास लेक्चर में, फिर से एक बार देखिए। लेट वंस डिजिट नंबर बी x एंड 10th डिजिट नंबर बी y। मान लेते हैं वंस प्लेस का नंबर कौन सा है? x, और 10th प्लेस का नंबर कौन सा है? y। तो जब आपके पास 2 डिजिट हैं, वंस प्लेस और 10th प्लेस के, तो आप नंबर कैसे बनाएंगे? नंबर बनाने का तरीका क्या होता है? देखिए, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज, देखो ये है वंस प्लेस का नंबर, वंस प्लेस के नंबर में 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है 10th प्लेस का नंबर, 10th प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दीजिए, नंबर बन गया 10 इंटू वाई, 10y, 1 इंटू एक्स, 1x, दिस इज द नंबर। ये है आपका ओरिजिनल नंबर। नहीं समझे? जैसे देखो 48 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें वंस प्लेस पर कौन है और 10th प्लेस पर कौन है? 4 है। तो ये नंबर 48 कैसे बना होगा? देखो, वंस प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई और 10th प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, दोनों जुड़ के कितना हो गया? ये ऐसे बनता है, समझ आया? तो वंस प्लेस के नंबर में आपको 1 का मल्टीप्लाई करना होता है, 10th प्लेस के नंबर में आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। तो हमारे पास भी देखो वंस प्लेस का नंबर x है, 10th प्लेस का नंबर y, क्योंकि हमको पता ही नहीं है डिजिट, हमने डिजिट मान लिया, यही तो पूछा था फाइंड द डिजिट, और 2 डिजिट हमने मान लिया, वंस प्लेस को x मान लिया, 10th प्लेस को y मान लिया, वंस प्लेस के नंबर में 1 का मल्टीप्लाई, 10th प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दिए, बन गया ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो 2 डिजिट का नंबर बना इसको रिवर्स करो। रिवर्स करने का मतलब क्या है? जो वंस प्लेस पर था वो कहां चला जाएगा? 10th, और 10th प्लेस का नंबर, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है? 4 इधर 8 इधर, तो वंस प्लेस का नंबर 4 हो गया और 10th प्लेस का नंबर रिवर्स कर दिए। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? देखिए, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने पर बताइए
वंस डिजिट और टेंस डिजिट, बताओ ये क्या क्या हो जाएंगे? वंस डिजिट पहले x था और टेंस डिजिट y था। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो वंस डिजिट कौन बन जाएगा? y, और टेंस डिजिट कौन बन जाएगा? x। देयरफॉर रिवर्स नंबर क्या बना बताइए? रिवर्स नंबर कैसे बनाए थे नंबर? देखो, वंस प्लेस के नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस टेंस प्लेस का नंबर 10 के साथ, तो 10 इंटू एक्स कितना हुआ, और y इंटू 1y। ये जो नंबर बना ये कैसा नंबर हो गया? रिवर्स। रिवर्स करने के बाद बना, वंस और टेंस को चेंज कर दिए। ठीक है, आया समझ में? अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर कौन है? ये देखना ना, अच्छे से समझना। 10y प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर है ये। ठीक, रिवर्स करने के बाद 2 डिजिट का नंबर कौन सा बना? ये रिवर्स नंबर। दोनों नंबर में लिख रहा हूं आमने सामने। 10x प्लस y ये रिवर्स नंबर है। अब जरा क्वेश्चन पढ़े, देखिए 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, ये रहा तुम्हारा ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर। इसको क्या कर दिया? 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 डिजिट नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट को रिवर्स करके जो 2 डिजिट का नंबर बनाए हो उसको कितने गुना करो? 4 गुना करो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? यानी ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर का 7 गुना और रिवर्स से बनाए हुआ 2 डिजिट नंबर का 4 गुना, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। आ गया समझ में? इससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। करिए मल्टीप्लाई, 70y प्लस 7x, दिस इज 40x प्लस 4y। x y एक तरफ करिए, जैसे इन दोनों को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं ना, इधर है 40x, ये x भी उधर जाके माइनस हो गया। ठीक, उधर है 4y, ये 70y भी उधर जाके माइनस हो गया। बताओ इधर क्या बचा? 0। ठीक, फिर से सॉल्व करो, 40 में से 7 गया, 33x। ठीक, प्लस माइनस, माइनस 70 में 4 गया, 66y, माइनस साइन के साथ क्योंकि 70 बड़ा है। बन गया। इसको इधर लिख दूं, इसको उधर लिख दूं, अलाउ है। देखिए 33x लिख सकते हैं ऐसे। क्या ये नंबर किसी से डिवाइड होते हैं? किससे? 33 से। काट दो, 33 1 जा, 33 2 जा, 33 0 जा, बन गया। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। आए समझ? तो पहली केस से इक्वेशन 1 तैयार हो गया। दूसरा क्या बोलता देखो, एंड सम ऑफ द डिजिट इज 3। कौन से 2 डिजिट थे? इधर देखो, ये x और y 2 डिजिट थे, और दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है? सम ऑफ द डिजिट इज, यानी इन्हीं दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा? 3। सम ऑफ द डिजिट का यही ना मतलब होता है, दोनों डिजिट जोड़ दो 3 आ जाएगा। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमको क्या दिया है? x प्लस वाई की वैल्यू 3, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो दोनों इक्वेशन को चीख चीख के वेरिएबल बोल रहा है कि हम डिलीट होने वाले हैं, काटो। कौन सा है वो वेरिएबल? x, दोनों को एक साथ लिख लो। x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस कर दो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करने से। ये x प्लस में x माइनस में डिलीट, माइनस माइनस प्लस, तो 2y और 1y मिलके 3y और साइन माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस में है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 3 में 0 गया 3 और माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि 3 में माइनस साइन है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अच्छे से समझते चलना जी। दोनों तरफ से माइनस साइन डिलीट, y इज इक्वल टू 3/3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आपको x निकालने के लिए इक्वेशन 2 से निकाल लो, चाहे 1 से निकाल लो। हम 2 से निकाल लेते हैं, इधर मिटा दे। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। हमसे उसने डिजिट पूछा है, बस नंबर नहीं पूछा है। नंबर पूछेगा तो हम यहां रख के नंबर बनाएंगे ऐसे। तो 2 डिजिट कौन से हो गए?
टू डिजिट्स आर, देखो यूनिट प्लेस पर 2 डिजिट्स आर, देखो वंस डिजिट 2 हो गया, 10th डिजिट 1 हो गया। और अगर वो नंबर पूछता तो कैसे बनाते, देखो वंस प्लेस के नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई, 10th प्लेस के नंबर के साथ 10 का मल्टीप्लाई, दिस इज 10 + 2, द नंबर इज 12, ऐसे बना लेते। ठीक हो गया, ये सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस में रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, एज का ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एज के क्वेश्चन एक रहते ही हैं पेपर में, चाहे चैप्टर 3 से आ जाए चाहे चैप्टर 2 से आ जाए, तो दोनों चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन एज का जरूर रहेगा। क्या समझे, दोनों चैप्टर में से 2 और 3 में से कोई एक क्वेश्चन एज के ऊपर जरूर रहता है, चाहे चैप्टर 3 से चाहे चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 से इकलौता एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है एज के लिए। ठीक है, बनाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 years ago, 5 साल पहले, आज की बात नहीं है, 5 साल पुरानी बात हो रही है। I was 3 times as old as my son, यानी फादर क्या बोल रहा है कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से कितने गुना थी, 3 गुना ज्यादा थी। यानी बेटा अगर 10 साल का था तो मैं कितने साल का था, 3 गुना करो 30 साल का। लेकिन ये कब का डाटा है, आज से 5 साल पहले का। तो बेटे की एज अगर पता चल जाए तो बाप को 3 गुना कर देंगे, बाप की एज को, बाप का एज भी आ जाएगा। ठीक, 10 years later, आज से 10 साल के बाद, जाहिर सी बात है 2 डाटा पूछा जाएगा, 2 डाटा के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन के लिए 2 कहानी सुनाता है क्वेश्चन। पहली कहानी क्या सुना दिया, आज से 5 साल पहले बाप बोल रहा है कि मेरी उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना थी, एक केस ये हो गया। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए दूसरा केस क्या सुनाया जा रहा है, 10 years later, आज से 10 साल के बाद, आज की बात नहीं हो रही, 10 साल बाद की बात हो रही है। I shall be 2 times as old as my son, मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से कितनी हो जाएगी, 2 गुना। यानी बेटा अगर 20 साल का हो जाएगा तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 40, डबल हो जाएगा। जस्ट समझ में आया, लेकिन 10 साल के बाद, आज नहीं। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माइन एंड माई सन, तो मेरा और मेरे बेटे का प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज। ठीक, मेरा और मेरे बेटे का प्रेजेंट एज बताओ, आई बात समझ में। तो ये प्रेजेंट एज पूछ रहा है, आज की एज। क्या पूछ रहा है हमसे, आज की एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज। तो हमेशा क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढनी है आपको। क्या करना है, क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढनी है। क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढ लिए, उसमें जो भी लिखा है उसी को मान लेते हैं। वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। ठीक, आज की एज। तो कैसे करना है, देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज कितना मान लें, X ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटी की उम्र कितना मान लें, Y साल। ये समझ में आया। जो भी सवाल पूछेगा, सवाल वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, उसी को मान लो, क्योंकि वही तो पूछा गया है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी आज फादर की एज कितनी है, X, और बेटे की एज आज कितनी है, Y। अब आपको कहानी, 2 कहानी सुनाई गई है, दोनों कहानी में आपको पहुंचना है। पहली कहानी कितनी पुरानी है, तो हम 5 साल पहले जाएंगे। ठीक, देखिए, या ऐसा करते हैं, केस 1 बनाते हैं। केस 1, 5 years ago, आज से 5 साल पहले फादर की और बेटे की दोनों की उम्र लिखो। आज फादर कितने साल का है और बेटा, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा। ठीक, दोनों की उम्र में 5-5 साल घटा दो तो आप 5 साल पहले पहुंच जाएंगे। दोनों की एज लिखिए। पहले मैं लिख रहा हूं फादर्स एज, और फिर लिखूंगा सन्स एज। बताइए, 5 साल पहले फादर का एज कितना हो गया, x - 10, और सन का एज कितना हो गया, सॉरी x - 5 ना, 5 साल पहले की बात हो रही है, y - 5। क्या ये बात समझ आया, ये समझ आया या नहीं आया। 5 साल पहले, जाहिर सी बात है 5-5 साल कम हो जाएगा उम्र, माइनस कर देते हैं 5-5 साल। अपन पहुंच गए 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जो बोला जा रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो, दोनों की 5 साल पुरानी एज में लिख रहा हूं। ये किसकी एज लिख दिया बताओ,
और ये किसकी एज लिख दिया, ये फादर की एज, ये सन की एज। और ये कब की एज है, आज की है कि 5 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी। और 5 साल पुरानी कहानी क्या बोलती है, आई वॉज 3 times as old as my son, यानी 5 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना थी, 3 गुना थी, 3 गुना ज्यादा थी। कौन, बाप की एज। ये रहा बाप की एज, ये रहा बेटे की एज, और ये 5 साल पुरानी एज है। इसका ये मतलब है कि ये वाली बाप की एज बेटे की एज से कितने गुना है, 3 गुना थी, ये 3 गुना बड़ी है। तो अगर मैं बेटे को भी 3 गुना कर दूं, दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर। यही साइन मेरे को लाना है, तभी तो इक्वेशन बनेगा। ये समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं। 5 साल पहले बाप खुद बोलता है कि मैं 3 गुना था, 3 गुना था बेटे से, तो मैं बेटे को भी अगर 3 गुना करे दे रहा हूं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, एक्स वाई एक तरफ करके, दिस इज x - 5, मल्टीप्लाई करो 3y, 5 3 जा 15, y इस तरफ बुलाओ, 3y प्लस में है, इधर आके माइनस, 5 उधर भेज दो, उधर जाके प्लस, 15 पहले से माइनस में है, x - 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गया 10, साइन बड़े का। ये बन गया एक इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बोलो समझे इसको कि नहीं समझे। अब हम दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, केस नंबर 2। दस साल बाद, 10 years later, आज से 10 साल के बाद, फिर से एक बार हमको फादर्स की एज लिखनी है और सन की एज लिखनी है। बताओ 10 साल के बाद दोनों की एज कितनी कितनी हो जाएगी, x + 10। आज से 10 साल आगे ना, आज तो भैया अपन x और y साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, दोनों की उम्र में 10 10 जुड़ जाएगा, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 10 ईयर, और बेटे की एज y + 10 ईयर। बोलो इसमें किसी को समस्या नहीं है। प्रश्न के अनुसार क्या कहानी सुनाता है 10 साल के बाद के लिए, आई शैल बी 2 times as old as my son। तो मैं दोनों की एज लिख रहा हूं ना, बताओ ये किसकी एज है, और ये, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 साल के बाद बाप की उम्र कितनी हो चुकी है, दुगनी। तो ये रहा बाप का उम्र, तो ये दुगना हो चुका कि नहीं, क्योंकि हम 10 साल बाद पहुंच गए हैं, ये दुगनी हो गई बेटे की उम्र से, तो बेटे को भी अगर दुगनी कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, बन जाएगा, ठीक। x + 10 मल्टीप्लाई करिए 2y + 20, इधर बुला लीजिए, x - 2y इज इक्वल टू 10, उधर जाके माइनस, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से दोनों इक्वेशन देखो, क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जो चीख चीख के हमसे कहे कि हम कटेंगे, हमको काटो, x है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 2y इज इक्वल टू +10। माइनस करना है, सबके साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस x - x डिलीट, प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़े छोटे को हटा दो, देखो प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को हटा दो, 3y में 2y गया, 1y बचा, 3y 2y में बड़ा कौन है, 3y में कौन सा साइन है, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। आ रहा समझ में। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20 दोनों बराबर नहीं है, तो माइनस साइन तो लगेगा ही, समझ आया। दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 20। x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन का सहारा लेते हैं, पहला एक दूसरा इक्वेशन ले लूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, x - 2y इज इक्वल टू 10, रखो y की वैल्यू, x - 2 इंटू y की वैल्यू क्या आई है 20, 10, x माइनस दिस इज 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40, उधर प्लस में 10 भी प्लस में है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। x किसकी उम्र माने थे हम, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50 साल, प्रेजेंट एज ऑफ सन y था 20 साल। तो आंसर कैसे देना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 50 साल, प्रेजेंट एज ऑफ सन 20 साल, दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और देखो,
द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बोलते हैं माइनस करने को। दो नंबर होंगे x और y, मान लो लेट द टू नंबर बी x एंड y। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक से दूसरे को माइनस। मैं मान लेता हूं x बड़ा है y छोटा है, तो अगर मैं x में y को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 14। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ टू नंबर ऐसे निकालते हैं, एक से दूसरे को माइनस करके। 14 आ गया। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448। इन्हीं नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालें। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दोनों नंबर का स्क्वायर कर लो और माइनस कर लो, डिफरेंस निकाल लो, ठीक। तो देखो, ये पहले नंबर का स्क्वायर, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर, और दोनों को डिफरेंस निकाल ली, माइनस कर दिए। कितना आता है ये? 448। तो बताइए दोनों नंबर कौन से होंगे? यहां तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी, a माइनस बी, और देखो x माइनस वाई का हमारे पास वैल्यू है, यहां पुट कर दो। कितना लिखना है? 14। अगले स्टेप में इसको डिवाइड में भेजो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। इधर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 448 अपॉन 14। काटो इसको, 14 7 से कटा लो, कट जाएगा। देखो 7 6 जा 42, 2 बचा 28, 7 4 जा 28, और 7 2 जा 2 से काट लो इसको, 2 3 जा 2 2 जा 32 आया। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये था आपका पहला इक्वेशन। एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हम कट रहे हैं। कौन सा वेरिएबल है पता है? हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। डायरेक्ट ऐड कर दो क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है, y डिलीट हो गया। x प्लस x 2x। समझ रहे हो? साइन माइनस कब करते हैं? जब सेम सेम साइन रहता है। कटाने के लिए एक साइन प्लस एक साइन माइनस होना चाहिए। अगर पहले से एक साइन प्लस और माइनस है तो आप फिर माइनस मत करो, प्लस कर दो, ताकि दोनों कट जाएंगे। प्लस करने से साइन चेंज नहीं होता, ठीक। इधर दोनों जोड़ो, 4 और 2 6, 3 और 1 4। x की वैल्यू 46/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 23। आया एक नंबर 23। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक इक्वेशन में रख दो। किस में रखेंगे अपन? 2 में रखोगे, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू है 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 32। y इज इक्वल टू 32 माइनस 23। कितना आएगा घटाने से? 9। 32 में 23 गया, 9 बचेगा शायद, ऐसा ही है। तो दो नंबर आपके मिल गए। एक नंबर कौन सा है? 23, एक नंबर 9। आंसर है देयरफॉर टू नंबर आर 9 एंड 23। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये इतने काफी हैं 6 क्वेश्चंस ना, 6 क्वेश्चन काफी हैं। लेकिन चूंकि इस साल 4 नंबर का क्वेश्चन बनना है यहां से, तो एक क्वेश्चन आप ग्राफ का प्रैक्टिस कर लीजिए। कर लेंगे एक्सरसाइज से। पहले एक्सरसाइज में ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, तो मैं उसको यहां नहीं करा रहा। आपने बकायदा बनाया हुआ है ग्राफ पेपर में, उसको बनाए हैं ना कि नहीं बनाए हैं? पक्का? तो आप एक क्वेश्चन ग्राफ का अपने एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन बस, हो गया। तो इतना ही बनाना है इसमें, इससे बाहर नहीं बनाना है, ठीक है।